बच्चों मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? जी अभी ठीक आ रही है। क्या बच्चों, किसी का ना माइक भी ऑन है, प्लीज ऑफ कर लो। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि काइंडली उसको ल्यूकोपीनिया ना लिखिएगा, क्योंकि लिम्फोब्लास्टिक जो ब्लास्ट है, सॉरी लिम्फोब्लास्टिक सेल्स हैं, जो लिम्फ लिम्फ बनाने वाले ब्लास्ट सेल्स हैं, उनकी तो प्रोलिफरेशन हो रही है। हो सकता है उस वजह से जब आप सीबीसी कराओ तो टोटल डब्ल्यूबीसीज की काउंट इंक्रीज आपको शो हो। ठीक है, लेकिन उसमें क्लिनिकल फीचर क्या है? जी बेटा। अनीमिया, न्यूट्रोपिनिया, थ्रोम्बोसिटोपिनिया, ब्लीडिंग है। मैंने उन्हें फिर से लिखा। मुझे कुछ भी अच्छा, समझ नहीं आया। ऑर्गन इन्फेक्शन, न्यूट्रोपिनिया था क्या? न्यूट्रोफिल कम सुना। उसामा, मुझे लगता है आप मुझसे नहीं पूछ रहे, बैकग्राउंड में आवाज है, काइंडली हाँ माइक ऑफ। हाँ, सुना। ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को बता रही थी कि हो सकता है कि लिम्फोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन की वजह से टोटल डब्ल्यूबीसी तो इंक्रीज आए, बट ओवरऑल जो डब्ल्यूबीसीज हैं उसमें काम का सेल कोई नहीं होगा। दूसरी बात, अब लिम्फोब्लास्टिक सेल्स की तो प्रोलिफरेशन हो रही है, बट जो आपके पास ग्रेन्युलोसाइट्स थे जिसमें न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स, इनकी जो है ग्रोथ सही से नहीं हो पा रही, इनको ना स्पेस मिल रही है ना सही से न्यूट्रिशन मिल रही है। तो ओवरऑल इनकी जो कंसंट्रेशन होगी सेल में, इनकी जो काउंट होगी वो कम होगी। ठीक है। और आपको पता है, मैंने आपको जब सेल्स पढ़ाए थे तो बताया था कि न्यूट्रोफिल्स जो है वो मोस्ट अबंडेंट सेल होते हैं डब्ल्यूबीसी में से। ठीक है। तो अब क्योंकि लिम्फोब्लास्ट ही प्रोलिफरेट किए जा रहे हैं, तो न्यूट्रोफिल्स को प्रोलिफरेट और डिफरेंशिएट करने का मौका नहीं मिलता, न्यूट्रोफिल्स की काउंट लो हो जाएगी, तो न्यूट्रोपीनिया होगा। और मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रोफिल्स का रोल है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में और फंगल इन्फेक्शन में। तो क्या होगा, जब न्यूट्रोपीनिया है तो इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक। अनीमिया है, अनीमिया के सिम्टम्स आएंगे। अनीमिया के सिम्टम्स मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको सिनेरियोज की समझ लगे। ठीक है। एनीमिया के सिम्टम्स में पैलर, फटीग, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और क्या क्या आएगा, पेल स्किन वगैरह जो भी है। ठीक। उसके अलावा न्यूट्रोपीनिया अगर है तो इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन ये इंक्रीज होंगे। और न्यूट्रोपीनिया की जो एक क्लिनिकल क्लासिकल अगर मैं वो बताऊं, अलामत बताऊं, तो बुखार। जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो बुखार होता है। ठीक है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स की भी प्रोडक्शन कम हो रही है, बोन मैरो फेलियर हो गई है ना, क्योंकि ब्लास्ट सेल्स ही एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, जब प्लेटलेट्स की कमी होगी, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होंगे, गम्स में से ब्लीडिंग होगी। ठीक है, आपके जो मसूड़े होते हैं, स्किन में परपरा पेटिकिया बन जाएंगे। ठीक है। और जहां जहां पे ब्लड वेजल्स है वहां वहां से लीकेज होगी, और उस जगह पे ब्लड क्लॉट्स का भी जो है रिस्क होगा, सारा कुछ होगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगे। ठीक है। और अगर बोन मैरो से निकल के ये ब्लास्ट सेल्स चले जाएं आपकी सर्कुलेशन में, और सर्कुलेशन से ये जाके इन्फिल्ट्रेट कर दें आपके ऑर्गन्स को, आपके ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट होंगे। ठीक है। तो उन ऑर्गन्स में एक्यूमुलेशन की वजह से उन ऑर्गन्स को भी क्या करेंगे, बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगे। एक तो ये कि उनके फंक्शन को अफेक्ट करेंगे, दूसरा उनकी अपीयरेंस को भी अफेक्ट करेंगे। किस तरीके से, इसको भी देख लेते हैं। टेंडर बोन्स, टेंडर बोन्स क्यों हो रही हैं? अब टेंडर बोन्स का मतलब है कि बोन में पेन होगा, और जो बोन्स होंगी हो सकता है कि वो बोन्स इनलार्ज नजर आए, कहीं कहीं से उनकी का उभार उभार फील हो। ठीक है। वो क्या है, क्यों है? क्योंकि आपका जो बोन मैरो है उसमें ब्लास्ट सेल्स की बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन है। अब जब बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन है तो सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। अब मजीद उन जब वो ग्रो करेंगे, मजीद प्रोलिफरेट करेंगे, तो जो मेम्ब्रेन होती है, पेरी ऑस्टियल मेम्ब्रेन बोन की, मैं एक दफा बना के भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बोन है ना, ठीक है,
तो इसके यहाँ पे पेरियोस्टियल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे भी पेरियोस्टियल मेम्ब्रेन होगी। अब जब यहाँ पे सारे सेल्स क्या कर रहे हैं, सेल्स ही सेल, ब्लास्ट सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा तो ये जो पेरियोस्टियल मेम्ब्रेन है, ये बोन की वॉल के साथ जाके कंप्रेस होना स्टार्ट होगी, और इसके ऊपर पेन रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, सेंसेशन ऑफ पेन होगी। ठीक है, उसके अलावा इसी वजह से उभार भी होगा, क्यों, क्योंकि सेल्स के अंदर प्रोलिफरेशन है। ठीक है, स्पेस के लिए क्या है, कंपटीशन है, तो उसकी वजह से आपकी जो बोन्स हैं वो एक्सपेंड होने की कोशिश करेंगी, एक्सपेंशन होगी बोन्स की। ठीक है, एक तो टेंडर होंगी, दूसरा बोन की एक्सपेंशन भी हो सकती है। लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फेडिनोपैथी क्या है, अब आपको पता है कि आपकी लिम्फोसाइट्स की स्पेस क्या होती है डेवलपमेंट की, कोई मुझे बता सकता है बी सेल की कौन सी जगह है और टी सेल की कौन सी जगह है, कोई टी होना है? थाइमस। टी सेल्स के लिए थाइमस और बी सेल्स, टी सेल के लिए बोन मैरो और थाइमस उसके लिए टी सेल्स के लिए। एग्जैक्टली। बोन में आपके जो बी सेल्स हैं वो जो है सिंथेसाइज भी बोन मैरो में होते हैं, ठीक है, और डिवेलप भी बोन मैरो में होते हैं। जबकि आपके जो टी सेल हैं उनकी सिंथेसिस स्टार्ट कहाँ पे हुई, बोन मैरो में हुई, लेकिन उनको मैच्योर होने के लिए थाइमस में जाना पड़ता है। ठीक है, और वंस मैच्योर ये बी सेल्स और टी सेल्स कहाँ चले जाते हैं, लिम्फ नोड्स में, ताकि अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहें। तो क्या होगा कि अब जब ये ब्लास्ट सेल्स निकलेंगे और सर्कुलेशन में जाएंगे, ठीक है, अब ये इमेच्योर सेल्स हैं, अब ये अगर चले गए लिम्फ नोड्स में तो लिम्फ एडिनोपैथी कॉज करेंगे। नॉर्मल तो बी टी सेल जाते हैं ना लिम्फ नोड में, कुछ नहीं करते क्योंकि इन्होंने मजीद ग्रो नहीं करना, प्रोलिफरेट नहीं करना, लेकिन इमेच्योर सेल तो करेंगे, तो लिम्फ एडिनोपैथी हो जाएगी। अगर ये स्प्लीन में गए और वहां जाके अपनी एक्यूमुलेशन कॉज की, अपनी प्रोलिफरेशन की, तो स्प्लीन को भी लार्ज कर देंगे, इसको कहते हैं स्प्लीनोमिगैली। इसी तरीके से लिवर में गए तो हिपैटोमिगैली, और इन दो को इकट्ठे लिखा जाता है अक्सर, स्प्लीनोमिगैली और हिपैटोमिगैली को। हिपैटोस्प्लीनोमिगैली कहीं पे लिखा हो सकता है आपकी बुक में। ठीक है, अब अगर ये ब्रेन की मेम्ब्रेन्स में, मेनिंजेस में ग्रो कर गए, वहां पे जाके एक्यूमुलेशन की, और वहां पे एक्यूमुलेशन के बाद इन्होंने क्या किया, वहां पे प्रोलिफरेशन स्टार्ट की, तो क्या होगा, वहां पे मेनिंजियल सिंड्रोम करेंगे। ठीक है, वहां पे मेनिंजीज की इन्फ्लेमेशन होगी, और आपको पता है मेनिंजीज का काम क्या है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब जब वहां पे ये प्रेशर कॉज करेंगे तो क्या होगा, हेडेक होगा, नॉजिया, वोमिटिंग, ब्लरिंग ऑफ विजन की होगी, क्योंकि अगर ये मेनिंजेस से हमारे इधर आईज वाले पार्ट में आके एक्यूमुलेट हो गए तो क्या होगा, ब्लरी विजन हो सकती है, बल्कि लॉस ऑफ विजन हो सकती है, डायप्लोपिया हो सकता है, दो दो नजर आना। उसके अलावा ये आपके थाइमस में भी जाके प्रोलिफरेट कर सकते हैं, थाइमस में। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, मेडिस्टिनल कंप्रेशन कॉज करेंगे। मेडिस्टिनल कंप्रेशन क्या होती है मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, बस गंदी डायग्राम को थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा आप लोगों को, आपको पता है मेरा पीसी का इशू है। अच्छा, यहाँ पे है आपके लंग्स, ठीक है, बड़े गंदे लंग्स है, इसके बीच में यहाँ पे होता है थाइमस, यहाँ पे। ठीक है, अब जब यहाँ पे सेल्स आके एक्यूमुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे आके बहुत सारे सेल्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इधर प्रेशर पड़ेगा। अब जब इधर प्रेशर पड़ेगा थाइमस पे, और ये जाहिर है थोड़ा सा इनलार्ज भी होगा, तो इसके पीछे जो जो ऑर्गन्स है, जिसमें ट्रैकिया है, वो भी कहाँ, इसी के पीछे पड़ा है, लंग्स के पीछे है। ठीक है, ट्रैकिया, उसके अलावा और जो स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके पीछे पड़े हैं, उन पे भी दबाव पड़ेगा, और वो सारे इस कैविटी में मौजूद हैं। इस कैविटी को कहते हैं मेडिस्टियनल कैविटी। अब जब इस कैविटी पे, इस एरिया पे जोर पड़ रहा है, उसकी वजह से पीछे सारे ऑर्गन्स डिस्टर्ब हैं, तो उसको कहेंगे कि मीडियस्टिनल कंप्रेशन हो रही है। मीडियस्टिनल जो कैविटी है वो कंप्रेस हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों के बुक में ये वर्ड लिखा होगा, मीडियस्टिनल कंप्रेशन, लेस कॉमन मैनिफेस्टेशन है बट होती है। ठीक है, और टेस्टिकुलर स्वेलिंग, के टेस्टीज में जाके अगर ये एक्यूमुलेट होते हैं, तो वहां पे जो टेस्टीज हैं उनको इनलार्ज कर देंगे। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा समटाइम्स क्या होता है कि ये जो ल्यूकीमिया है,
ये लिम्फोमा में कन्वर्ट हो जाता है। समटाइम्स यही ल्यूकीमिया लिम्फोमा में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरीके से कि लिम्फ नोड में या फिर किसी और लिम्फेटिक ऑर्गन में जाके ये सॉलिड मैस बना देगा। जब ये वहां पे जाके सॉलिड मैस बनाएगा तो फिर चाहे आपके ब्लास्ट सेल 20% से कम भी हैं, ठीक है, तब भी है क्या ये एक्यूट ही है, बट अब ये लिम्फोमा है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर सॉलिड मैस बना रहा है तो लिम्फोमा है। तो हो सकता है कि ये क्या करें, आपके लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक ऑर्गन्स को इस तरीके से इन्फिल्ट्रेट करें कि वहां पे सॉलिड मैस बना दें। अब वहां सॉलिड मैस बनाया तो क्या हो गया, लिम्फोमा। लेकिन क्योंकि हुआ कैसे था, पहले ल्यूकीमिया था, रीजन क्या थी, रीजन आपके पास ल्यूकीमिक सेल्स थे, तो इसकी ट्रीटमेंट हम वैसे ही करेंगे जैसे एएलएल की करते हैं। इसलिए इसको लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? लास्ट बात रिपीट। बेटा बस इतना समझ लो, अगर कंफ्यूजन हो रही है कि समटाइम्स क्या होता है कि यही वाले सेल्स जब आपके ऑर्गन में इन्फिल्ट्रेट करते हैं, वहां पे एक्यूमुलेशन करते टाइम ये सॉलिड मैस बना लेते हैं। सॉलिड मैस बना लेंगे तो एक ग्रोथ सी होगी। समटाइम आपने देखा भी होगा किसी के गले में कोई एक ग्रोथ सी नजर आ रही होती है आप लोगों को, ठीक है, वो क्या होता है, लिम्फ नोड के अंदर सेल्स जो हैं वो सॉलिड मैस या सॉलिड ट्यूमर बना लेते हैं। जब ये ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाएगा, डिफ्यूज फॉर्म से ट्यूमर की फॉर्म इख्तियार कर लेगा, तो इसको हम फिर लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहेंगे कि ये लिम्फोमा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सॉरी, लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा कहेंगे, ल्यूकीमिया से लिम्फोमा में कन्वर्ट हो गया। अब देखो कि आपने सीबीसी कराई तो क्या शो होगा आपको, अनीमिया, यानी कि रेड सेल्स कम, हीमोग्लोबिन कम। और फिर जब आप उसका पीएस बनवाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक है। सीबीसी में भी पता चल जाता है, एमसीवी देख के, एमसीएचसी देख के, एमसीएच देख के आपको अंदाजा हो जाता है कि नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोसिटिक एनीमिया है। यानी कि वहां पे सेल्स का साइज नॉर्मल है लेकिन सेल्स जो है वो कम है, आरबीसी ही कम है, जिसकी वजह से एनीमिया हो रहा है। ठीक है, तो कलर भी उनका ठीक है क्योंकि एमसीएचसी नॉर्मल है, और नॉर्मोसिटिक एमसीवी ठीक है तो नॉर्मोसिटिक है। एमसीवी आपको साइज बताता है, अगर एमसीवी ठीक है तो नॉर्मोसिटिक है, और एमसीएचसी ओके है, एमसीएच ओके है तो नॉर्मोक्रोमिक है। लेकिन क्योंकि रेड सेल काउंट कम है तो और एच बी कम है तो अनीमिया है। ठीक है, उसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, प्लेटलेट्स कम होंगे। अब ये देखो, ये वो बात आ गई है जो मैं आपको समझा रही थी कि ल्यूकोपीनिया नहीं लिखना, न्यूट्रोपीनिया लिखना है, क्योंकि हो सकता है कि टोटल डब्ल्यूबीसी की काउंट जो है वो इंक्रीज हो सकता है टोटल डब्ल्यूबीसी की काउंट नॉर्मल आपको शो करे, सीबीसी हो सकता है कम शो करे, हो सकता है ज्यादा शो करे, और इतनी ज्यादा शो करे कि वो 200 तक रीच कर जाए। नॉर्मली कितनी होती है, 4 to 11। ठीक है, जब आप पीएस बनवाओगे तो उसमें आपको सर्कुलेशन में ब्लास्ट सेल्स नजर आएंगे, नॉर्मली ब्लास्ट सेल्स नहीं होते सर्कुलेशन में। उसके अलावा बोन मैरो में आपको ब्लास्ट सेल्स बहुत ज्यादा नजर आएंगे, नॉर्मली ब्लास्ट सेल्स 5% होते हैं, अब 20% से एक्सीड कर जाएंगे, हाइपर सेलुलर बोन मैरो नजर आएगा। और ब्लास्ट सेल्स भी कौन से, लिम्फोब्लास्टिक सेल्स होंगे, लिम्फॉइड लीनिएज के, मैंने आपको डिफरेंस बताया था। ठीक, जैसे एएमएल में हमने देखा था कि यूरिक एसिड और एलडीएच इंक्रीज होगा, यहाँ पे भी इंक्रीज होगा क्योंकि टर्नओवर रेट ज्यादा है ना, सेल्स बहुत जल्दी जल्दी प्रोलिफरेट कर रहे हैं। समटाइम्स हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है बट नॉट अ डोमिनेंट फीचर। एलएफटीज और आरएफटीज भी कराते हैं इसमें। क्यों कराते हैं कि जब ट्रीटमेंट करानी होती है तो हम ये देखते हैं कि लिवर और किडनी की क्या हालत है। ठीक है, अगर कोई उसमें डिस्टरबेंस हुई तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा हम ट्यूमर मार्कर कराते हैं, ट्यूमर मार्कर मैंने आपको पढ़ाए नहीं है इसलिए आपको समझ नहीं आएंगे। अब आपका रह गया था, कुछ मार्कर्स रह गए थे, इम्यूनोफिनोटाइपिंग से रिलेटेड चीजें रह गई थी आपकी एएमएल की। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एएलएल की भी वही चीजें रह जाती हैं, तो मैं आप लोगों को पहले एएलएल की बता देती हूँ, फिर हम चलेंगे एएमएल की तरफ। आपके जो सेल्स हैं टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, इनके सेल सरफेस पे कुछ मार्कर्स लगे हुए होते हैं। मार्कर्स का मतलब है कि कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं
जो स्पेसिफिकली सिर्फ उसी सेल में पाई जाती हैं और सेल में नहीं पाई जाती। ऐसी कुछ प्रोटीन्स या ऐसे कोई रिसेप्टर्स होते हैं जो स्पेसिफिकली बी सेल में हैं तो वो बी में होंगे, टी में नहीं होंगे, और टी में हैं तो वो बी में नहीं होंगे, या वो लिम्फोइड सेल में हैं तो वो माइलॉइड में नहीं होंगे, और अगर वो माइलॉइड में हैं तो वो लिम्फोइड में नहीं होंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को अब साथ साथ बताती हूँ। वैसे इस टेबल से आप लोगों को थोड़ी मुश्किल होगी, आप लोगों को ऐसे बता देती हूँ। देखें, जो आपका टी सेल है ना, टी सेल, टी सेल पे मोस्टली लिख के बता देती हूँ। आपने टी सेल में कभी ये पढ़ा है, CD4 और CD8, इसका कंसेप्ट है आप? यस, आपने पैथो में पढ़ा था। ठीक है, कोई मुझे आप बता दें सहर, सरिश, मुझे क्या होते हैं ये? चले मैं बता देती हूँ। टी सेल्स की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। मेनली दो टाइप्स होती हैं, वैसे तो ज्यादा होती हैं, मेनली दो टाइप्स होती हैं, जिसमें एक टी सेल को कहते हैं हम टी हेल्पर सेल, दूसरे को कहते हैं साइटोटॉक्सिक सेल। ठीक है, अब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कितने। अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है, हेल्पर टी सेल, भूल गई मैं। CD4 हेल्पर है। जी बेटा, वही तो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि टी सेल्स की मेनली दो कैटेगरीज होती हैं, हेल्पर और साइटोटॉक्सिक। और वो हम किस बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो टी हेल्पर सेल होते हैं उसके ऊपर लगा होता है CD4 मार्कर, और जो टी साइटोटॉक्सिक होते हैं उस पे होता है CD8। इन CD मार्कर्स की बेस पे हम टी सेल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वरना हमें कैसे पता चलेगा कौन सा टी सेल जो है हेल्पर है और कौन सा टी सेल जो है वो साइटोटॉक्सिक है। ठीक है, फ्लो साइटोमेट्री पढ़ाऊंगी ना, फ्लो साइटोमेट्री में आपको बताऊंगी कि इन्हीं मार्कर की बेस पे हम सेल को डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, अब ये जो CD है इसका मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, CD का मतलब क्या होता है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये जो है हर सेल पे डिफरेंट होंगे। आपके बी सेल पे कोई और CD होगा, आपके टी सेल पे कोई और होगा। इसी तरीके से आपके जो लिम्फोइड सेल हैं वहां पे कोई और क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन होगा, और आपकी जो माइलॉइड सेल हैं उस पे कोई और होगा। फिर माइलॉइड में भी आपके पास डिफरेंट टाइप्स है ना, माइलॉइड में आपके पास जो RBCs हैं उस पे कोई और CD होगा, एरिथ्रोसाइट्स पे, सॉरी, थ्रोम्बोसाइट्स पे कोई और होगा, आपकी ग्रेन्युलोसाइट्स पे कोई और होंगे, और आपके लिम्फोसाइट्स पे कोई और होंगे। ठीक है, अब इस बेस पे हम सेल को डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम जब AML को पढ़ते हैं या ALL को पढ़ते हैं, हम कहते हैं हमने इम्यूनोफिनोटाइपिंग करनी है। उसका मतलब होता है कि इन्हीं मार्कर्स को देखना है। इन्हीं मार्कर को देख के हमें पता चल सकता है कि जो सेल है ये लिम्फोब्लास्टिक है या माइलोब्लास्टिक है। और अगर लिम्फोब्लास्टिक है तो उसमें से कौन सा वाला ब्लास्ट है, बी सेल है या टी सेल है। ठीक है, इसी तरीके से अगर माइलॉइड माइलॉइड लीनिएज का ब्लास्ट है तो वो कौन सा है, एरिथ्रॉइड है, माइलो है, मोनो है, थ्रोम्बोब्लास्ट है, कौन सा ब्लास्ट है। ठीक है, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन मार्कर का पता करते हैं, इन मार्कर को डिटेक्ट करते हैं। अगर तो कोई मार्कर ऐसा लगा हुआ आ रहा है उनके ऊपर जो कि ये बता रहा है कि ये सारा के सारा बी सेल है, ये सारे के सारे बी सेल के ब्लास्ट है, तो हम उसको डायग्नोज करते हैं विद बी सेल लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। लेकिन अगर उन सारे के सारे ब्लास्ट सेल्स पे टी सेल के मार्कर नजर आ रहे हैं तो हम उसको डायग्नोज करेंगे टी सेल लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। यहाँ तक मेरी बात समझ आई आप लोगों को? मैं मजीद आप लोगों को क्लियर करती हूँ, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अच्छा, मैं आप लोगों को ना ग्रुप में एक पिक्चर भेजने लगी हूँ, काइंडली उसको देखिएगा। अभी तो मैं एक बड़ी रफ सी पिक्चर भेज रही हूँ, मैं इसको नीट करके भेजूंगी। फिलहाल समझने के लिए ना इससे गुजारा कर रही हूँ।
अब जरा आप सब ये अपने जरा अपने पास ये पिक्चर खोलें सारे बच्चे, और मुझे बताएं कि हो हाँ हमने ये अपने पास ओपन कर लिया। जी अभी कर लिया ओपन। ठीक है। अब देखो इसके ऊपर मैंने जो लाल बॉल पेन से लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है कि जो बी सेल है, उस बी सेल पे आपके पास CD10 होगा, CD19 होगा, CD22 होगा, CD79A होगा, और TDT होगा। ठीक, अब ये TDT एक DNA पॉलीमरेज होता है जो कि आपके पास लिम्फोसाइट्स में पाया जाता है, दोनों में, बी सेल में भी और टी सेल में भी TDT होगा। लेकिन ये जो CD मार्कर है, ये बी सेल में डिफरेंट होंगे और टी में डिफरेंट होंगे। किस तरीके से डिफरेंट होंगे कि आपके पास जो बी सेल है उसमें 10 CD10 CD19 CD22, 10 19 22 और 79 भी लेस कॉमन, मोस्टली 10 19 22, यहीं पे याद कर लें, अभी याद कर लें, 10 19 22। ठीक, जबकि जो आपके पास टी सेल होगा उसमें आपके पास CD2 से लेकर CD10 के दरमियान के मार्कर, वन कर ले, बल्कि CD1 से लेकर CD10 के दरमियान के मार्कर पाए जाएंगे, 10 नहीं होगा, उससे पहले वाले। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली CD1 2 3 4 7 8, 1 2 3 4, यहाँ तक कंटिन्यूस, उसके बाद 7 और 8, ये मार्कर पाए जाते हैं टी सेल में। अगर आपके पास लिम्फो ऐसा लिम्फोब्लास्ट आ रहा है जिसके ऊपर CD4 या CD8 शो हो रहा है, 4 और 8 तो मैंने आपको वैसे बता दिया है कि टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल के लिए होता है ना, यानी कि टी सेल है। उसके अलावा 4 और 8 के अलावा अगर आपको 1 2 3 या 7 नजर आ गया, इट मीन्स के टी सेल का लिटिव है। अगर आपको CD19 22 ये नजर आ रहे हैं तो बी सेल का है। यहाँ तक मेरी बात समझ आई आप लोगों को? बच्चों मुझे जब तक कंफर्म नहीं हाँ करोगे मैं जी आ आगे गई है। देखो, आ गई है समझ। CD19 नजर आ रहा है आप लोगों को? अब ये जो CD19 है, ये जस्ट आपके बी सेल में पाया जाता है, टी में नहीं है। यही बात बताई है मैंने आपको। CD22 आपके बी में पाया जाएगा, टी में नहीं है। इसी तरीके से CD79A, ये भी कहाँ पे पाया जाएगा? बी में है, टी में नहीं है। अब CD10 हो भी सकता है बी में, नहीं भी हो सकता, लेकिन 10 में नहीं हो, टी में नहीं होगा। ठीक है, नीचे आ जाओ। अब टी सेल लीनिएज की तरफ आ जाओ। टी में कौन कौन से पाए जाएंगे? CD7, CD3 2। अब देखो ये आप सारे देखो, ये सारे 10 से नीचे वाले हैं, 2 है, 3 है, 7 है। इसके अलावा आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि 1 हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा 4 और 8 तो आपको पता है होते ही टी सेल के है ना, CD4 CD8, और साथ में TDT। अब ये जो TDT है मैंने आपको बताया बी में भी होता है, टी में भी होता है, ये एक DNA पॉलीमरेज है। लेकिन ये TDT AML में नेगेटिव होगा। TDT AML में यानी कि माइलॉइड सेल में नहीं होगा, लिम्फोइड सेल में होगा। अगर आपके पास ऐसे ब्लास्ट सेल्स हैं जो TDT पॉजिटिव हैं, DNA पॉलीमरेज एंजाइम पॉजिटिव आ रहे हैं, इट मींस कि लिम्फोब्लास्टिक लीनियज का कोई ल्यूकीमिया है, चाहे वो बी है या वो टी है, माइलॉइड लीनियज का नहीं है। ठीक है, माइलॉइड में आपको माइलोपर ऑक्सीडेज, MPO, सोडान ब्लैक, ये पॉजिटिव मिलेंगे। और जो मार्कर्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब ये, अब हम आ टीडीटी जाते जब होगा तो ये हम हैं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये बी सेल का है या टी सेल का है, या सिर्फ हम ये कहेंगे कि लिम्फोब्लास्टिक बेटा आप साइट तो का एक मार्कर थोड़ी कराते हो, TDT पॉजिटिव आया ना, इट मीन्स कि ये टी सेल या बी सेल कोई भी हो सकता है। लेकिन हमें ये पता चल गया कि माइलॉइड नहीं है, लिम्फोइड है। साथ में आप बाकी CD मार्कर भी तो देखोगे ना, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन कौन से हैं। कभी भी किसी एक टेस्ट की बेस पे आप नहीं डायग्नोज करते, मल्टीपल टेस्ट को कोरिलेट करते हो। अब अगर TDT के साथ CD3 और CD7 पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये तो बी सेल में होते नहीं है, उसमें तो 10 से ऊपर वाले मार्कर हैं, 19 22 10, ये है, 79 है। टी में आपके पास 10 से नीचे वाले आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमने साइटोकेमिस्ट्री परफॉर्म की उन ब्लास्ट सेल्स पे। साइटोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या है?
आपके पास स्टेन्स है। जी बेटा। आपकी काइंड जल्दी वाइंड अप कर दें, नमाज है अभी। बस बेटा ये खत्म है, आखिरी पेज है। अच्छा, अब साइटोकेमिस्ट्री में आप बेसिकली क्या करते हो, आपने स्लाइड बनाई, चाहे वो बोन मैरो की है, चाहे वो आपके पास ब्लड की है, ठीक है, चाहे पीएस की है, पेरिफेरल स्मेयर बना रहे हो, या फिर वो बोन मैरो की स्लाइड है, आपने उसको कुछ स्पेसिफिक स्टेन से स्टेन किया, डाई किया, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं जो आप यूज करते हो साइटोकेमिस्ट्री में, माइलो पेरोक्सीडेज होता है जिसको एमपीओ कहते हो। बल्कि ये तो मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, मुझे लाइबा ने भेजी थी, मैं आप लोगों को भेजना भूल गई हूँ, मैं वो भी आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक है। माइलो पेरोक्सीडेज है, सोडान ब्लैक है, एस्ट्रेसिस होते हैं, नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेसिस, पीएएस होता है, पास स्टेन, या आप हिस्टो में पढ़ोगे, एसिड फॉस्फेटेज होता है। ये जो स्टेन्स है ये आप ब्लास्ट सेल्स पे करते हो, ये देखने के लिए कि लिम्फोइड लिनिएज का ब्लास्ट है या फिर माइलॉइड का। ये साइटोकेमिस्ट्री बेसिकली लिम्फोइड और माइलॉइड को डिफरेंशिएट करती है। अब जो माइलॉइड सेल्स होंगे ना, माइलॉइड सेल्स जरा गौर से सुनिएगा, वो एमपीओ पॉजिटिव होंगे, सोडान ब्लैक भी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। लेकिन जो लिम्फोब्लास्ट हैं, लिम्फोइड लीनिएज के हैं, वो एमपीओ नेगेटिव होंगे, और इसी तरीके से सोडान ब्लैक भी नेगेटिव होंगे, ठीक है। क्योंकि एएमएल में ये चीजें मैं नहीं करा सकी थी, रह गई थी, टाइम खत्म हो गया था, तो मैं साथ साथ करा रही हूँ आप लोगों को। एमपीओ एएमएल में पॉजिटिव होगा, सोडान ब्लैक भी एएमएल में पॉजिटिव होगा, लेकिन एएलएल में एमपीओ नेगेटिव। लिम्फो जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं वो उनके अंदर माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम नहीं होता। मैंने आपको ये बात बताई थी, कैसे बताई थी, मैंने आपको बताया था आवर रोड्स माइलोब्लास्ट में होते हैं, बताया था। और आवर रोड बेसिकली एमपीओ के ही क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है एंजाइम्स की। लिम्फोब्लास्ट में आवर रोड्स नहीं थे, ठीक है। तो माइलोपेरोक्सीडेज अगर पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स कि माइलॉइड लीनिएज के ब्लास्ट है, और सोडान ब्लैक भी पॉजिटिव होगा उनमें, लेकिन ये लिम्फोब्लास्ट में नेगेटिव होंगे, ठीक है। साथ साथ नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेज, अब ये जो नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेज है, ये लिम्फोब्लास्ट में नेगेटिव है, लेकिन एएमएल की कुछ कैटेगरीज में पॉजिटिव आएगा, कुछ में नेगेटिव आएगा। अब जिसमें पॉजिटिव आता है वो कौन कौन से हैं, उसमें आपके पास जो मोनोसाइट वाले ब्लास्ट सेल आ रहे हैं ना, सॉरी, मोनोसाइट वाली जो कैटेगरी आ रही है एएमएल की, उसमें नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो पीएएस है और एसिड फॉस्फेटेज है, ये भी एएलएल में पॉजिटिव होगा, पीएएस और एसिड फॉस्फेटेज, लेकिन ये आप एएमएल में नहीं देखते। अच्छा, अब जब हमने ये डिस्कस कर लिया, तो हम थोड़े से एएमएल के मार्कर कर लेते हैं, बस 2 मिनट बेयर कर लें, ठीक है। एएमएल के मार्कर हमारे रह गए थे, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। माइलॉइड लीनिएज के जो ब्लास्ट होते हैं उसमें मोस्टली CD13, CD33 और 117 पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। 1 मिनट दे दे, मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। ये देखें यहाँ पर, ये है आपके माइलॉइड लीनिएज के मार्कर, ठीक है। एएमएल में CD13, CD13, 33 और 117, CD13, 33 और 117 पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब देखो ये सारे के सारे डिफरेंट मार्कर हैं। एएलएल की जो टाइप्स हैं उनको मैंने आपको बता दिया, 10 से नीचे होंगे तो टी सेल के हैं, 10 से ऊपर में 19, 22, 10 और 79 बी में है, ठीक है। जबकि आपके जो माइलॉइड लीनिएज के सेल हैं उसमें CD13, 33 और 117 होता है, लेकिन आपने साथ साथ पढ़ा कि इसमें कितनी ज्यादा कैटेगरीज थी माइलॉइड लीनिएज में। फिर आपके पास एरिथ्रोइड ब्लास्ट भी आ जाता है, आपके पास माइलोब्लास्ट आ जाता है, मोनोब्लास्ट आ जाता है, थ्रोम्बोसिटिक सेल्स का ब्लास्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो इस बेस पे आप मजीद कुछ स्पेसिफिक मार्कर्स भी ऐड कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ अगर इसमें दिया हुआ है तो, अदरवाइज आपकी बुक में टेबल है। नहीं बच्चों, हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखें, ये मैं आपको बता रही थी कि साइटोकेमिस्ट्री में आपके पास एमपीओ पॉजिटिव आएगा एएमएल में, सोडान ब्लैक भी पॉजिटिव आएगा, इंडिकेट कर रहे हैं कि और रोड्स हैं इसमें, ठीक है।
और नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेस जो है वो M4 और M5 में पॉजिटिव, बाकी सब में नेगेटिव। ठीक है, ये स्पेसिफाई करने के लिए कि कौन सा AML है। उसके अलावा ग्लाइकोफोरिन एक रिसेप्टर है जो कि आपके एरिथ्रॉइड ब्लास्ट पे पाया जाता है, RBCs में। और अगर ग्लाइकोफोरिन भी पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस के ये जो ब्लास्ट सेल हैं एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ये एरिथ्रॉइड नेचर के हैं। ठीक है, और ग्लाइकोफोरिन को अगर हम CD की फॉर्म में बात करें तो 235 और 36, 235 CD 235 ग्लाइकोफोरिन को कहते हैं। ठीक है, साथ में एरिथ्रॉइड में CD 36 भी पॉजिटिव होता है। और अगर प्लेटलेट से रिलेटेड ब्लास्ट सेल्स है, मेगा कैरियोसिटिक है, तो CD 41 भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों आप लोगों को? जी आप। ठीक है, आरबीसीज वाला दोबारा, ग्लाइकोफिरॉन। RBCs का मैंने आपको ये बताया है कि हमने ये तो देख लिया ना कि जो हमारे पास माइलॉइड लीनियज है उस पे CD 13 होगा, CD 33 भी होगा, CD 117 भी होगा। ठीक, अब हमें ये, लेकिन ये नहीं बता रहा कि माइलॉइड में कौन सी कैटेगरी के ब्लास्ट सेल्स हैं। अब हो सकता है वो जो ब्लास्ट सेल्स हैं वो ग्रेन्युलोसिटिक हो, ठीक है, इयोजिनोफिलिक हो सकता है ना, बेजोफिलिक हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है एरिथ्रॉइड नेचर के ब्लास्ट सेल्स हो, वो भी माइलॉइड से आते हैं। ये भी हो सकता है कि वो जो है मेगा कैरियोसिटिक ब्लास्ट सेल्स हो। तो मजीद स्पेसिफाई करने के लिए कि माइलॉइड सेल में भी कौन सी कैटेगरी आ रही है, माइलॉइड लीनियज में भी कौन सी कैटेगरी का ल्यूकीमिया है, मजीद कुछ मार्कर हम कराते हैं। तो अगर एरिथ्रॉइड होगा, एरिथ्रॉइड ल्यूकीमिया होगा, तो उसके ऊपर ग्लाइकोफोरिन भी मार्कर पॉजिटिव होगा, और ग्लाइकोफोरिन मार्कर को CD 235 235 कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया कि अगर मेगा कैरियोसिटिक पॉजिटिव होगा, इट मींस कि उसके ऊपर CD 41 पाया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मोनोब्लास्टिक होगा, मोनोसाइट्स का ल्यूकीमिया है, तो इन मार्कर के अलावा उसके ऊपर CD 11 14 और 64 भी होगा। ये सारा कुछ आपकी बुक के अंदर टेबल बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, ये आपको याद करनी पड़ेंगी चीजें। इस पे कंसेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ मेमोराइजेशन है कि कौन सा मार्कर किसके ऊपर होता है। ओके है बेटा, यहाँ तक हमारे जो है एक्यूट ल्यूकीमियाज वो कवर हो गए हैं। अब जस्ट बचे हैं क्रॉनिक। अब क्योंकि सारी बेस बन गई, आप देखो पहले हमने डेढ़ डेढ़ सवा सवा घंटे का भी लेक्चर लिया ना, जब हमने एक्यूट ल्यूकीमिया स्टार्ट किया तो भी हमारा कवर नहीं होता था। लेकिन अब क्योंकि पीछे बेस बनी हुई थी, अब हमने ALL भी कवर कर लिया। ठीक है, और इतने इतने से टाइम में, और साथ में हमारा रिमेनिंग जो AML था वो भी हो गया। अब क्योंकि मजीद अच्छी बेस बन गई है आप लोगों की, मजीद आपको ALL सॉरी एक्यूट ल्यूकीमियाज आ गए हैं, तो क्रॉनिक भी आ जाएंगे, उस पर भी टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। आप किसी क्लासिफिकेशन बता दे, क्लासिफिकेशन 9% ऐसे में आता है मतलब। बेटा आपकी आवाज बहुत कम है, ग्रुप में पूछ लो, बाकी बच्चे भी नमाज पढ़ लें तब तक। स्टार्ट के बारे में थोड़ा सा, बेटा आप लोगों ने नमाज नहीं पढ़नी उसामा? आप लोग नमाज पढ़ लो, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी एक और बात करेंगे। बेटा मैं ग्रुप में बता दूंगी, उसामा परेशान ना हो। अंशा आप पूछ लें बेटा क्या कह रही हैं। आपकी मीटिंग का टाइम जो है बता दीजिए, क्योंकि हम 6 o'clock के टाइम पे होते हैं तो मीटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है, हो जाता है स्टार्ट के टाइम से। बेटा आप ना मुझे मैसेज कर दे टाइम से रिलेटेड जो भी बात है, इतने में, ताकि हम मगरिब सारे टाइम से पढ़ सकें।